हमारा आज का विषय है लघु कथा और उसकी विभिन्न जो संभावनाएं हैं। तो इस संबंध में शायद आप सभी जुट गए हैं। लघु कथा संरचनात्मक संभावनाओं की तलाश। बहुत बहुत नमस्कार अशोक लव जी, जेपी द्विवेदी भाई, बहुत बहुत प्रणाम। बात यह है कि लघु कथा संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं, संरचनात्मक जो संभावनाएं हैं, उसी की तलाश के संबंध में मैं बातें कर रहा हूं और मैं आशा करूंगा कि आप सबों का सहयोग मिले ताकि इस वार्तालाप को आगे बढ़ाया जाए। बहुत पहले जब मैं छोटा था तब भोजपुरी में एक कहावत है, या जब कहानी कही जाती है, मेरी माँ कहानी सुनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी, तो कहानी सुनाने के बाद कहती थी कि कथा गइल बन में सोचा अपना मन में, नीमन बाकी बाउर। तो हमारे घर की ये परंपरा रही है, हमारे समाज की ये परंपरा रही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें कथा सुनाते थे बचपन में तो कहते थे कि कथा गइल बन में। अब वही जो है, यह एक पंक्ति जो है हमें आलोचक बनने की प्रेरणा देती है कि हम कैसे आलोचना करें। हमारे माता पिता दादा दादी ने कथा कहते वक्त हमसे कहा था कि कथा गइल वन में, कथा वन में चला गया, कथा का कोई महत्व नहीं है। सोचो अपना मन में, अपने मन में सोचो कि ये कथा कैसी है। तो एक आलोचक की दृष्टि क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ हमें बचपन से हमें घर में सीखने को मिला है। रचना करनी है और रचना के साथ साथ आलोचना भी करनी है। आप एक रचनाकार हैं और रचनाकार के साथ साथ एक आलोचक भी हैं। जब हमारे मन में ये भावना होती है कि हम एक केवल रचनाकार ही नहीं है, एक आलोचक हैं, एक आलोचक की दृष्टि होनी चाहिए हमें, तब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी रचना के साथ आलोचना की प्रक्रिया सब चलने लगती है और वहीं से संरचनात्मक संभावनाओं की तलाश भी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लघु कथा के सामने। हमने तो एक कहानी बना दी, लेकिन इस कहानी को कितने प्रकार से हम व्याख्यायित करेंगे, कितने प्रकार से इसका अर्थ को लोग समझेंगे। हमने एक कथा बनाई, लेकिन कथा में कितनी जगह रखी लोगों के अर्थ बनाने की, ये महत्वपूर्ण है। तो लोगों के अर्थ बनाने की हमने कितनी जगह रखी। यदि जगह नहीं रखेंगे तो कथा का विस्तार नहीं हो पाएगा। अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद में दो तरह की पद्धतियां चली हैं, एक है संरचनात्मक, एक है उत्तर संरचनात्मक। संरचनात्मक जो पद्धति है वो पाठ को लेकर के चलती है, टेक्स्ट को लेकर के चलती है कि जो लेखक ने टेक्स्ट लिख दिया बस उसी में बंद होकर के हमें अर्थ करना है। और उत्तर संरचना कहती है कि हमें टेक्स्ट में बंद नहीं होना है, जो कथाकार ने कथा लिख दी उसी में हमें नहीं रहना है, हमें उसके बाहर निकल करके उसके अर्थ का विस्तार करना है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? एक कथा तो रचना कर दी, अशोक लव जी ने कथा की संरचना कर दी, या मोहन पांडे जी ने की, या कि अशोक भाटिया ने की, या दिलीप पैनाली ने की, किसी ने की एक कथा की संरचना। और कथा की संरचना करके जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कथा के बुनावट के भीतर से हम अर्थ ना निकालें, बल्कि इसके और बाहर जाए, अर्थ पर अर्थ निकालें। तब उसके लिए हमें
संरचना के बाहर जानी होगी और इसे कहते हैं उत्तर संरचनावाद। अब कथा के बाहर हम कैसे जाएंगे? हमें तो स्पेस चाहिए, हमें तो जगह चाहिए कि कथाकार ने कथा लिख दी, लेकिन वो हमको उड़ने के लिए, अर्थ निकालने के लिए खूब परिवेश छोड़ दिया, तब हम बाहर निकलेंगे। और परिवेश तब होता है जब कथा में मनोविज्ञान का पुट होता है, कथा में संवेदनशीलता होती है, कथा में आत्मीय लगाव होता है और पात्रों के जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न कलाएं हैं, वो पात्र खुद ब खुद हमसे कुछ कहने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसकी जो संरचनात्मक संभावनाएं हैं वो परत दर परत खुलती चली जा रही हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ राम केवट संवाद का। ये तो महाकाव्य है, लेकिन महाकाव्य को थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि कहानी है, एक लघु कथा है। मैं केवल राम केवट संवाद के प्रसंग को ले रहा हूँ। राम केवट संवाद में केवट राम से कहता है, भगवान राम से कहता है केवट कि आपके पैर को धोए बिना मैं अपनी नौका पर नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पैर की धूली में इतनी ताकत है कि पैर की धूली जिससे भी स्पर्श हो जाती है वह नारी बन जाती है। आपने किसी अहिल्या को अपने पैर की धूली से पत्थर बनी हुई अहिल्या को नारी बना दिया, तो हमारी काठ की जो नौका है वो नारी हो जाएगी, तो मेरा परवरिश कैसे चलेगा? अब यहाँ में विमर्श आते हैं अलग अलग। वो पैर धोने के लिए कह रहा है। इसमें कुछ यदि ऐसे जो केवट है, केवट के पक्ष के या केवट की जाति के यदि कुछ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, तो वो वहाँ राम की जो सुप्रीमेसी है उसको लेकर के दिखाएंगे। लेकिन जब हम मनोविज्ञान को पकड़ेंगे तो ये देखेंगे कि केवट को राम के चरण की धूल से अहिल्या नारी हो गई, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ वो प्रसंग केवल कहा जा रहा है, लेकिन मूल बात वो नहीं है। मूल बात यह है कि केवट श्री राम की महिमा को जानता है और जानते हुए केवल इस अवसर का लाभ उठा करके वो श्री राम के पैर को पखार करके और उसके जल को ग्रहण करना चाहता है। बस इतना ही मकसद है, मतलब भक्ति भावना से प्रेरित है। केवट में जो श्रद्धा है, जो ललक है, उनके पैर को स्पर्श करने की जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा वहाँ काम कर रही है। और यही कारण है कि अहिल्या की कथा को या हमारी नौका नारी न हो जाए इसलिए आपको पैर को धोना चाहता हूँ, ये अवान्तर कथा हो जाती है। ये मूल कथा से कुछ जुड़ी हुई नहीं है। ये केवल कथा है समझने के लिए। और क्या समझने के लिए? केवट के प्रेम को समझने के लिए। और केवट के प्रेम को बस एक ही चीज़ है, केवट का प्रेम वही समझेगा जो इस प्रेम को बहुत ही बढ़िया से तल्लीनता के साथ आत्मसात किया हो। कि राम का जैसा उदात्त चरित्र है, उस उदात्त चरित्र, उनके जो त्याग हैं, जो वनवासियों के प्रति मर्म है, जो प्रेम है, जो केवट के प्रति अपनापन है। केवट नीच कहता है अपने आप को, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो केवट के साथ गुह है राजा, वो कहते हैं कि नहीं, जो राम के साथ है वो नीच कैसे हो सकता है? तुम तो राम के सखा हो, सगा मित्र हो। और राम भी मित्र कह करके उसे गले लगाते हैं। राम मुस्कुराते हैं हर एक बात में, और भगवान राम कुछ नहीं भी कहते हैं तो उनकी मुस्कुराहट से महाआख्यान रचा जाता है। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज़ की संरचना होती है तो उसके अर्थ के भीतर से अर्थ निकलता है, और वो अर्थ इतना अधिक अर्थ पर अर्थ निकलता चला जाता है कि उसका एक उदात्त स्वरूप, एक चरित्र का सब्लिमेशन, चरित्र की उदात्तता अपने आप सृजित होने लगती है। और रचनाकार जो है वो
इसी ओर से अपनी कल्पनाओं का इतना उड़ान भरता है, इतना आगे बढ़ता है, इतनी उसे ताकत मिलती है कि वह अपनी रचना को एक बहुत ही उदात्त स्वरूप देने लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, मैं लघु कथा के संदर्भ में कह रहा था, लघु कथा में संवेदना जो है, आप सभी लोग जानते हैं लघु कथाकार है, मैं उसके संबंध में लघु कथा की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, ये सब के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं केवल ये देखता हूँ कि आज लघु कथा के समक्ष कितनी संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटियां हैं उसके बनावट को लेकर के। एक ही कथा को हम कई रूप में प्रस्तुत करते हैं, पात्र एक ही होता है, एक दृश्य है, लेकिन उस एक ही दृश्य, एक ही पात्र को लेकर के हम सैकड़ों विचार गढ़ देते हैं, सैकड़ों तरह की भावनाएं जो है वो काम करने लगती है। मैं यहाँ जैसे हमारी जो प्लॉट है, जो कथा की भाव भूमि है, वो बहुत व्यापक है। कई तरह के किसान विमर्श चल रहा है, विकलांग विमर्श है, दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, ये सभी अलग अलग विमर्श हैं। जबकि हमें एक बात का ख्याल और भी करना है, विमर्श जितने हैं वो सामाजिक चीज़ें हैं, ये साहित्यिक चीज़ें नहीं हैं। जहाँ विमर्श होता है वहाँ तर्क होता है, जहाँ तर्क होता है वहाँ केवल युक्ति देखी जाती है, वहाँ संवेदना नहीं देखी जाती है। और साहित्य जो है संवेदना की उपज है, मनोविज्ञान की उपज है, मन के जो भाव हैं उसका परत दर परत हम विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण की उपज साहित्य है, चाहे वो लघु कथा हो या कविता हो या कुछ भी हो। तो यहाँ जो विमर्श, आखिर क्या बात है कि विमर्श चल गए, साहित्य के मर्म का विकास करने की जगह पर साहित्य की संवेदना को उत्कृष्टता की सीमा तक पहुँचाने के बजाय हम विमर्श के जाल में क्यों फंस गए, क्यों फंसते चले जा रहे हैं? इसका कारण यही है कि हमारे समाज में विमर्श हो रहा है। समाज में किसान है, समाज में मजदूर है, समाज में स्त्री है, समाज में दलित है, समाज में आदिवासी है। तो जब उसकी पीड़ा होगी तो उसका तो विमर्श चलेगा ही, और जब उसका विमर्श होगा, उसका डिस्कोर्स होगा, उसके बारे में विचार विमर्श होंगे, तो निश्चित ही वो साहित्य की वस्तु बनेगा। और यही कारण है कि हम साहित्य में उसको लेकर के आ जाते हैं। लेकिन साहित्य में जब सीधे विमर्शों का टकराव होता है और केवल उसमें अपनी अपनी अस्मिता को पहचानने की जिद होती है, तो वहाँ से संवेदना टूटने लगती है, संवेदना हटने लगती है, और हमारा जो एक सामाजिक जो संरचनात्मक आत्मीयता है, उस समाज की संरचनात्मक आत्मीयता कहीं न कहीं विखंडित होने लगती है, टूटने लगती है। और तब हम साहित्य, उस समय तक समाज इतना बिखर गया रहता है कि साहित्य के माध्यम से हम समेट भी नहीं पाते हैं। यही हालत स्त्री विमर्श, दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श के साथ हुआ। अब जब हम आदिवासी विमर्श कहते हैं, आदिवासी पर एक लघु कथा लिखते हैं, इसमें प्रश्न है कि सर लघु कथा के अंत को किस तरह रोचक, मार्मिक और उदात्त बनाया जा सकता है, उस पर कुछ विमर्श दें। वही मैं कह रहा हूँ कि लघु कथा के अंत को किस तरह से रोचक और मार्मिक बनाया जाए, इसी बात पर मैं आ रहा हूँ। अब बात यह है कि देखिए, लघु कथा के अंत को, अंत तो सभी जानते हैं, मैं विमर्श की बात थोड़ा कर रहा हूँ, ये करने के बाद मैं अंत वाली बात करूँगा। विमर्श में एक अस्मिता विमर्श है, इसका नाम अस्मिता विमर्श हो गया कि हम अपनी अस्मिता को पहचानें। हम अपनी पहचान, जैसे दलित हैं, अब दलित अपनी पहचान बरकरार रखना चाहते हैं, आदिवासी पहचान बरकरार रखना चाहते हैं, स्त्री बरकरार रखना चाहती है। लेकिन
यदि हम सीधे केवल पहचान की ओर दौड़ते रहें और संवेदनाओं का गला घोट दें, तभी भी हमारा पहचान जो बनानी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। अतः हमें चाहिए कि हमारी जो सामाजिक संरचना है और सामाजिक संरचना के साथ साथ जो हमारी संरचनात्मक आत्मीयता है, वह आत्मीयता बने रहे और इसके साथ साथ हम विमर्श चलाएं। हम अपने लेखन के द्वारा लोगों को जोड़ें, समाज को जोड़ें, न कि तोड़ें। एक लेखक को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमारे हाथ में जब कलम आ गई तो हमें समाज को जोड़ना है, हमें परिवार को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि स्त्री विमर्श लघु कथा के बहाने, लघु कथा के एक छोटी सी घटना के बहाने हम स्त्री के दर्द का आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और उस दर्द का आख्यान प्रस्तुत करने के क्रम में हम भूल जाते हैं कि स्त्री एक परिवार का हिस्सा है। वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है और वो बिल्कुल परिवार से अलग नहीं है। लेकिन हम जब विमर्श चलाते हैं तो बिल्कुल परिवार से अलग के रूप में देखते हैं। एक ऐसी औरत के रूप में हम चित्रण करते हैं जिसका काम है कि पुरुष केवल उसे सताते ही हैं। पुरुषों का काम है स्त्री को सताना, प्रताड़ित करना, और दूसरा काम नहीं है। इस रूप में जब हमारा मैसेज जाता है समाज को, जब संदेश जाता है, तो यह संदेश अच्छा नहीं होता है। हमारा संदेश ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्तिगत घटना को हम सामाजिक घटना न बना दें। कहीं छिटपुट कुछ घटना होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि समाज के सभी लोग स्त्री के पीछे पड़े हुए हैं, यह बात नहीं है। तो हमारा संतुलन वहाँ काम करना चाहिए। जब हम लघु कथा लिख रहे हैं, चाहे कोई भी साहित्य, खासकर लघु कथा की बात हो रही है, तो लघु कथा जब हम लिख रहे हैं तो हमारा पहले वैचारिक संतुलन होना चाहिए। संतुलन होना चाहिए, एक संयम होना चाहिए कि हमारे जो विचार हैं वो संयमित रहें। हम रिश्ते को न भूलें, हम विमर्श उठावें। स्त्री विमर्श सही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, स्त्री ही समझती है उस कष्ट को, वो बात को हम उठावें, लेकिन इस अर्थ में न उठावें कि उससे हमारा परिवार टूटे, हमारे घर की स्त्री पढ़े तो वो सोचे कि नहीं ऐसा ही होता है समाज में। तो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों का संतुलन करते हुए हम देखें। पश्चिम में ये देखा जाता है सामान्यतः कि आलोचक जो है हर एक क्षेत्र में, लघु कथा के क्षेत्र में भी अशोक भाटिया जी हैं या लौ जी, अशोक लौ जी हैं, इन लोगों ने बहुत सारी और भी कथा आलोचक हैं जिन्होंने आलोचना की है लघु कथा की। लेकिन जो आलोचना का आज हम जिस तरह से आलोचना देख रहे हैं, वो अधिकांशतः आलोचना की जड़ें जो हैं वो पश्चिम की ओर से आ रही हैं। हमें अपनी जो रचना है उसके भीतर आलोचना बनानी है, हमें अपनी समाज के मांग के अनुसार आलोचना बनानी है। जैसे मानिए कि आज स्त्री विमर्श उठा रहे हैं, पुरुष विमर्श उठा रहे हैं, दलित विमर्श उठा रहे हैं, आदिवासी उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें ये ख्याल करना होगा, ढूंढना होगा ये समाज से कि स्त्री और पुरुष, चाहे आदिवासी और दलित जो भी हो, इनके बीच, इनके बाद भी कोई ऐसा समाज है जो हमसे छूटा हुआ है। एक आजकल थर्ड जेंडर की बात हो रही है, तीसरे लिंग की बात हो रही है, और बहुत धड़ल्ले से हो रही है कि तीसरे लिंग को हमने बहुत दिनों से उपेक्षित किया है। हमारा समाज केवल स्त्री, पुरुष, दलित, आदिवासी इसमें बटा हुआ है, जबकि सबको सुविधाएं हैं। आदिवासी अपनी मांग करे जरूर पूरे हो रहे हैं, देर सवेर सब होता ही है। लेकिन हमारे ही समाज का एक व्यक्ति जिसको थर्ड जेंडर कहा जा रहा है, जिसको नपुंसक कहा जा रहा है, जो गाना गाने, नाचने और ट्रेन में जा कर के ताली बजा करके अपना पैसा वसूलता है और नरक की ज़िंदगी भोगता है, वह भी तो आदमी है,
वह भी तो जीव है, उसे भी तो कोई माँ जन्म देती है। तो माँ जन्म देती है और माँ के सामने उसे निकाल करके और बाहर कर दिया जाता है। क्या वह, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास मस्तिष्क नहीं है, हाथ और पैर नहीं है? सभी है। वो एक बढ़िया जिंदगी जी सकता है, लेकिन हम लोगों ने सदियों से उसे अवहेलित करते आया है, उसकी पीड़ा को नहीं समझा। तो ये संभावनाओं की तलाश, मैं कह रहा हूँ संरचनात्मक संभावनाएं, ये संरचना है। ऐसी वस्तुओं को हम उठावें जिसके भीतर बैठे हम तो देखते हैं कि एक क्लीव है, क्लीव कहते हैं, वहीं थर्ड जेंडर जिसको कहा जाता है, तीसरा लिंग जिसके कह करके हम आज संबोधित कर रहे हैं, वह है, उसकी पीड़ाएं क्या है, वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे। अभी तो संवैधानिक अधिकार मिले, मानिए कि 21वीं सदी में उसे संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं। अब वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, व्यापार कर सकता है, पढ़ सकता है, उसके खिलाफ कोई कुछ कटाक्ष बोले, गाली दे तो केस कर सकता है, बहुत सारे अधिकार मिले। लेकिन इतने दिनों तक तो वो प्रजाति प्रताड़ित रही। अभी भी हमने ये देखा कि एक दृष्टि पत्रिका निकलती है, आप सब लोग जानते होंगे, ये लघु कथा केंद्रित पत्रिका है, लघु कथा केंद्रित। और लघु कथा केंद्रित होने के कारण अशोक जैन जी को मैं बधाई देता हूँ यहाँ से कि उन्होंने इतनी बढ़िया पत्रिका निकाले हैं, जिसमें बहुत सारे जो लघु कथाकार हैं उनको स्थान मिला हुआ है। इसमें से एक दो कथाओं का मैं चयन कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने इसके बारे में मैं थोड़ी 2-4 पंक्तियाँ कहूँगा, विश्लेषण करूँगा। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं और मैं इसे कह रहा हूँ। एक कहानी इसमें मुझे मिली है जो वास्तव में दलित जो किन्नर वेदना है उसको किस तरह से प्रकट कर रही है और किस प्रकार से पवित्रा अग्रवाल जी हैं इसकी लेखिका, और वो बताती हैं कि यह सच्चाई बेला भी जानती थी, पर बिना कहे आंसू भरी आंखों से वह लौट गई। यह दिखाया जाता है कि एक स्त्री है जो वृद्ध हो चुकी है, बच्चे बाहर हैं, कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे को माँ को देखने के लिए आने की फुर्सत नहीं है। माँ को देखने के लिए आने की फुर्सत नहीं है, बच्चे बाहर हैं, माँ अकेली है और माँ पड़ी हुई है घर में, उसे दवा की ज़रूरत है। तो उस दिन उसके घर में एक किन्नर आता है, किन्नर विमर्श भी इसे कहते हैं। तो किन्नर आता है और किन्नर कहता है कि माँ जी, मैं आपकी सारी दवाएं खरीद करके आपको दे जाऊंगा। और वो जाता है, खरीद करके दवा दे देता है। दवा देने के बाद वो बातचीत होती है, माँ कहती है, उसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। आंसू पोंछते हुए माँ जी ने कहा, ठीक है बेला, अपना नंबर मुझे दे आओ। भावुक होते हुए माँ जी अपना भेद खोल बैठी। मुझे भी पहला बच्चा किन्नर ही पैदा हुआ था। माँ बताती है, वो जान जाती है कि ये किन्नर है, तो कहती है कि मुझे भी मेरा पहला बच्चा किन्नर ही पैदा हुआ था, पर घर वालों ने अस्पताल में बुला के किसी को दे दिया था। पूरी जिंदगी मैं उसका गम पाले रही। इस कथा का अंत देखिए कैसे हो रहा है। यह सच्चाई बेला भी जानती थी, पर बिना कहे आंसू भरी आंखों से वह लौट गई। बेला वही है जो आती है दवा खरीदने के लिए बूढ़ी को, और जब बूढ़ी माताजी सुनाती है कि मुझे जो पहली लड़की हुई थी वह वास्तव में किन्नर ही पैदा हुई थी, किन्नर ही थी। वो कहती है कि मुझे मालूम है, यह सच्चाई बेला भी जानती थी। और बेला कैसे सच्चाई जानती थी? बेला सच्चाई, मुझे संवाद इसमें नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछता कि आखिर बेला ये सच्चाई कैसे जानी।
कि उस बूढ़ी माँ की जो संतान हुई थी वो किन्नर ही थी। वास्तव में वो संतान बेला ही थी, जिसको जब अस्पताल में ही बेला का जन्म हुआ था तो वहीं पर किन्नरों को बुला करके उसके बच्चे के पिताजी, चाहे वो जो बूढ़ी माँ है उसके पति ने वहीं से किन्नरों के हाथ में सौंप दिया था और वो चली गई थी। कितनी मार्मिक की कथा है, कितनी दर्दनाक है। अब एक ही है कि मैं सोचता हूँ कि मतलब कितनी ये कहानी जो है वो हमें क्या संदेश देती है, किस तरह से संरचना बनती है। एक किन्नर है जो ताली बजा बजा करके दरवाजे दरवाजे पर, स्टेशन स्टेशन पर घूम करके और गीत गा करके लोगों को आंखें दिखाकर, कभी कभी किन्नर लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं और उनसे डर करके हम लोग जेब से पैसे निकाल कर दे देते हैं। एक वह भी चरित्र है। और एक ये चरित्र यहाँ में दिखा रही है लेखिका कि नहीं, वह जो किन्नर है वो वही है जिसकी माँ ने कभी, जिसके पिताजी ने कभी किन्नरों को बुला करके बचपन में ही जब उसका जन्म हुआ था उसी समय उसे उनके हवाले कर दिया था और माँ के अंदर ये वेदना रही। तो दो तरह की बातें हैं, वेदना रहती है लेकिन फिर भी दिया गया, ये भी हमारे ही समाज की एक बात है। मैं एक दो कहानियों को दे करके उसके बाद इसका विमर्श और एक प्रश्न था बहुत बढ़िया, उसका मैं ये करता हूँ। अब एक यहाँ पर किन्नर के बारे में ही दिया हुआ है कि वह धीरे धीरे अपना एक व्यापार खोलता है और जो जहालत की ज़िंदगी है, जो बेइज्जती की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से वो उठ करके वो दुकान करता है और आमदनी होती है और समाज के लोगों के बीच में जीता है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मर्म को स्पर्श करती हैं और मर्म को स्पर्श करती हुई ये हमें बताती है कि वास्तव में हम लघु कथा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश भेज सकते हैं। एक छोटी सी कथा है जिसको 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर हम समाप्त कर सकते हैं। राम यतन यादव की एक छोटी सी लघु कथा है कि एक जंगल में बहुत से बंदर हैं और बहुत से बंदर हैं। एक बार क्या होता है कि शहर के कुछ लोग झगड़ा करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। एक व्यक्ति के दोनों हाथों को पीछे बांध देते हैं और पीछे बांध करके उसे दूर ले जाते हैं और जा करके एक पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ से बांध करके उसे, उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं। यह दृश्य एक बंदर देखता है और वो पूछता है अपनी माँ से, बंदरिया से पूछता है कि माँ ये लोग कौन हैं, ये कौन लोग हैं? तो बोलती है कि बेटा ये इंसान है, ये आदमी है। तो फिर वह कहता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो बोलती है कि देखो ऐसा क्यों किया यह तो अलग बात है, असली बात यह है कि ये हम ही लोगों की प्रजाति के हैं। अंतर इतना ही है कि हम लोगों की पूंछ है, इन लोगों की पूंछ नहीं है। धीरे धीरे पूंछ घिस गई और घिस गई तो ये लोग वैसे हो गए और हम लोगों के पास पूंछ है। तो जो लड़का है, मैंने बंदरिया का जो बच्चा है, वो कहता है कि माँ कहीं हमारे भी पूंछ घिस गए तब। तो माँ जो है उसके मुंह पर हाथ रख देती है। बंदरिया उसके मुंह पर हाथ रखते, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना, और कहानी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए इस कहानी में अंत में जो अंतिम पंक्ति है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहना कि तुम्हारे पूंछ घिस जाए तो तू भी इंसान हो जाओगे, तू भी आदमी हो जाओगे। और आदमी जैसे इस तरह से मतलब नृशंस हत्या जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से वे बेदर्द हो चुके हैं, जिस तरह से निर्दयी हो चुके हैं, जिस तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं, वैसे ही संवेदनहीन तो हम भी हो जाएंगे यदि हमारे
हमारी पूंछ घिस जाएगी और हम आदमी हो जाएंगे। तो हमें नहीं होना है इंसान, हमें नहीं होना है आदमी, हमें बनना है बंदर, बंदर ही रहना है हमें। तो देखिए, एक जानवर भी आदमी होने से डरता है। कहानी जानवर की और आदमी की नहीं है, कहानी है जो हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही है कि कहने के लिए हम सभ्य हैं, हम बहुत अच्छे पोशाक पहनते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, आलीशान महलों में रहते हैं, लेकिन हमारे ही इर्द गिर्द या हम ही में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसान कहलाने लायक नहीं है, वो हैवान से भी बढ़कर है। और इस हैवानियत को दिखाता है कहानीकार और एक नई संरचना के द्वार खोलता है कि हम जो इतनी हमारी महिमा है, हमारी इतनी सभ्यता है, इतनी संस्कृति है, हमारे साथ क्या हुआ कि हम अपनी इंसानियत खो दिए, हम क्यों वैसे हो गए। इस पर बार बार सोचने के लिए हमें कहानीकार आमंत्रित करता है। अनिल अग्रहरी जी हैं, भाई साहब प्रणाम। बहुत लोग हैं, मैं थोड़ा अपने विषय पर केंद्रित होने के क्रम में मैं सबको नहीं देख पा रहा हूं। फिर भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम सबको। मैं एक और छोटी सी कहानी, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक लव जी प्रतिष्ठित लघु कथाकार हैं। जब से हम लोग जानते भी नहीं थे कि लघु कथा क्या है, तब से इस लेखन को लेकर आगे बढ़े और आज उनके नेतृत्व में लघु कथा को वो देख रहे हैं किस तरह से, किस मतलब प्रतिष्ठा भाव से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। एक कहानी है केशव मोहन पांडे जी की। हालांकि केशव मोहन पांडे जी और अशोक लव जी ने मुझे उन लोगों ने मना किया था कि उनकी कहानी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं थोड़ा 2 शब्द में बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं राम यतन यादव की जो कहानी का अंत बताया वैसे ही कहानी कुछ इस तरह की भी है। कि एक कहानी है, उसमें ये दिखाता है कि एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी माँ जो है उसका ब्रेन हेमरेज हो चुका है। कहानी का शीर्षक है मुक्ति। ब्रेन हेमरेज हो चुका है, माँ जो है पड़ी हुई है बिछावन पर और बहुत दिन हो गए, घर में अशांति है, कलह है। माँ को देखें, न मियाँ बीवी अपनी ड्यूटी करने जाएं, न किसके सहारे छोड़ें। एक वही माँ थी जो चाय बनाती थी तो मियाँ बीवी बैठ कर के एक साथ और चाय बिस्कुट खाते थे, बहुत सारी चीज़ें माँ बनाती थी, उसका स्वाद लेते थे। वही माँ आज बिछावन पर पड़ी हुई है और वो घर का बोझ बन चुकी है। देखिए, इस कहानी को कहने का मतलब एक ही है कि हमारी संवेदनाएं कैसे ख़त्म होती जा रही है। हम अपने माँ और पिताजी को ही नहीं पहचान रहे हैं तो समाज में अपने पड़ोसी को कैसे पहचानेंगे। अपने समाज के दूसरे लोगों को, किसान, विमर्श, आदिवासी, दलित, स्त्री, क्या क्या हो रहा है उसको कैसे हम पहचानेंगे हमारे घर में ही जब हम नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ स्त्री विमर्श की बात नहीं है, यहाँ मन की जो कठोरता है, आदमी जो पशु होता जा रहा है उसकी बात हो रही है। यहाँ कोई विमर्श नहीं है। तो डॉक्टर जो है खुद ही डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की भी चेतना नहीं रहती है कि उनकी माँ है, वो जब तक सांसें चल रही है उसे सहारा बने। उनके अंदर देखिए, ऐसी बात नहीं है कि केवल जो अशिक्षित आदमी है वहीं तनाव में आता है, संतरास में आता है, उसका कुछ दिखाई नहीं देता है। शिक्षित आदमी के सामने ये ज़्यादा समस्या, हम ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और शायद ग्रस्त हम ज़्यादा हो रहे हैं। और वहीं
हमारे अंदर का अवसाद हमारे बच्चों पर पड़ता है, बीवी पर पड़ता है, पड़ोसी पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, और धीरे धीरे ये इसको कॉन्टेजियस डिजीज कहा जाता है। एक संक्रामक रोग है, अवसाद संक्रामक रोग है। जैसे क्रोध भी संक्रामक रोग है। क्रोध हम माने कि अपने बच्चे पर हमने किया तो बच्चा जाएगा तो अपने दोस्त पर करेगा, दोस्त जाएगा तो वो दूसरे से करेगा, फिर वो जाएगा तो वो अपने बच्चों पर करेगा क्रोध। इसलिए संक्रामक रोग के समान क्रोध फैलता चला जाता है। ये भी एक रोग है। जिस तरह से क्रोध एक रोग है, लोभ एक रोग है, तृष्णा एक रोग है, उसी तरह से अवसाद भी एक रोग है। और इसी अवसाद में बंध करके, इस अवसाद से प्रेरित होकर के जो है वह अवसादग्रस्त इतना ज़्यादा हो जाता है आदमी कि उसे अच्छा मालूम ही नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहा है। इतना संतरास से प्रेरित हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि वो डॉक्टर अपनी माँ को गोद में उठाता है और रात में जा कर के छत के ऊपर से फेंक देता है। आदमी की हैवानियत क्या इतनी बढ़ सकती है, ये सोचने की बात है। देखिए, इसमें कोई शिक्षा की बात नहीं है, पढ़ाई की बात नहीं है। इतना टेंस्ड हो जाता है व्यक्ति, गुस्से में, क्रोध में, अवसाद में, वो नहीं जानता है कि क्या कर पाता है। तो ऐसे अवसादग्रस्त व्यक्ति के अवसाद से हम बाहर कैसे निकलें, ये लेखक को दिखाना है। अब अवसाद के हम उपाय खोजें कि भाई अवसादग्रस्त है बच्चा, अवसादग्रस्त है, चाहे कोई भी आदमी समाज का जो अवसाद में जा रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, उसके सामने हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, कहानी की संरचना इस तरह से बनाएं कि वो अवसाद से मुक्त भी हो जाए। थोड़ी विषय शायद कठिन हो रहा है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान हैं, लघु कथाकार हैं। अब अवसाद का जो ये क्षण है, अब यही चीज़ हमें मनोविज्ञान की तरफ ले जाता है। यही चीज़ मनोविज्ञान की तरफ कि कोई भी व्यक्ति जो आखिर डॉक्टर ने अपनी माँ को फेंक दिया छत से, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी अपनी माँ को छत से फेंकना तो नहीं चाहेगा। क्या अवसाद में डॉक्टर इतना पागल हो गया कि अपनी माँ को ही फेंक गया, वो इतना भी नहीं पहचाना? हाँ, ऐसा होता है। ये डिप्रेशन एक बीमारी है, अवसाद एक बीमारी है, और इस बीमारी से जब हमें बाहर निकलना है तो इसके लिए तो भाई हमको इस तरह की भी रचनाएं चाहिए। वो अपने आप को मुक्त समझता है कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो डिप्रेशन आया होगा, उसके ऊपर अवसाद आया होगा, पुलिस आई होगी, वो थाने में गया होगा, उसका परिवार विनष्ट हो गया, उसको कहानीकार ने नहीं दिखाया है। मोहन पांडे जी ने उसे नहीं दिखाया है, क्योंकि उसे क्या दिखाना है, वो तो आम बात है। सब लोग समझ जाएंगे कि एक औरत को कोई छत के ऊपर से फेंकता है अपनी माँ को, देखते हैं लोग, गवाही देंगे, पुलिस ले जाएगी, जेल में सड़ेगा, आजीवन कारावास होगा। ये सारी चीज़ें मालूम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लघु कथाकार की या लघु कथा की एक विशेषता होती है सांकेतिकता। सांकेतिक है, वो सिंबॉलिक है। एक संकेत दे दिया, उस संकेत का आप अर्थ निकालिए। लेकिन हमें ये भी बताना होगा कि आखिर अवसाद है तो उसकी दवा क्या है। हालांकि लेखक तो कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो तो दवा नहीं जानेगा, दवा तो डॉक्टर जानेगा, वो वहाँ से काम डॉक्टर का शुरू होता है। लेकिन आजकल जो है डॉक्टर सब किसी को होना होगा। आप समाज के रोग का निदान कर रहे हैं, एक साहित्यकार भी एक डॉक्टर है। आप समाज को काउंसलिंग कर रहे हैं, समाज को सुझाव दे रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर हैं, आप एक चिकित्सक हैं। एक साहित्यकार भी चिकित्सक है, वो समाज की विभिन्न उलझनों को सुलझाने का काम करता है।
विभिन्न उलझनों को सुलझाएगा। तो आप सुलझाने वाले हैं, आप काउंसलर हैं। इसकी पढ़ाई होती है और साइकोलॉजी में इसकी पढ़ाई है कि काउंसलिंग एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का एक पार्ट है। आप काउंसलिंग कर रहे हैं। एक लेखक भी काउंसलर है। एक लेखक को काउंसलिंग करनी है। किसकी काउंसलिंग करनी है? समाज की काउंसलिंग करनी है, अपने परिवार की काउंसलिंग करनी है। पहले परिवार के बच्चों को जो नहीं समझेगा वो लेखक नहीं हो सकेगा। जो अपनी बीवी को नहीं समझेगा, अपने बच्चों को नहीं समझेगा कि किस हालत में है, वो लेखक नहीं हो सकता है। अपने पड़ोसी को आप नहीं समझ रहे हैं, आप लेखक नहीं होंगे। समाज के परत दर परत जो वर्ग है, जो व्यक्ति है, उसकी मनोवृत्ति को यदि आप नहीं समझते हैं तो आप लेखक नहीं हैं। हम केवल विषय को उठा करके लिख देना ही लेखक का काम नहीं है। किसी को दोष दे देते हैं झट से कि अरे ये है, ये बच्चा है, ये तो बहुत बेकार है, बहुत फालतू लड़का है, बात नहीं मानता है पिताजी का। लेकिन क्यों नहीं मानता है, उसके तह में आप पहुंच रहे हैं तो आप लेखक हैं। बात नहीं मानता है तो कोई भी आदमी कह देगा। ये आज्ञाकारी नहीं है लड़का, गुरुजी को नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है, ये तो कोई भी कह सकता है। ये आप कह दिए तो कौन बड़ी बात कह दी है। आप कहिए कि क्यों नहीं पढ़ता है, उसके मन में, उसके विज्ञान में बैठ करके आप उसको कथा बनाइए। तो लेखक का काम वो है। जो मैं लघु कथा के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि लघु कथा में बहुत ज़्यादा चुटकुलेबाजी भी होने लगी है। कुछ लोग हठात लघु कथाकार बन जाना चाहते हैं रातों रात। इस मनोवृत्ति से हमें हटना होगा भाई। बहुत अध्ययन करना होगा, बड़े बड़े लघु कथाकारों को पढ़ना होगा, कहाँ से कहाँ कहानी जा रही है, मन के भीतर की गुत्थियों को कैसे समझा रही है। और मेरा इतना कुछ कहने का, लेक्चर देने का मतलब मात्र इतना ही है कि हम मनोवैज्ञानिक दशा को जरूर समझें। और हमारी कहानी जो है, जो जिस रास्ते पर हिंदी लघु कथा चल रही है, वो रास्ता बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-4 दिन के अंदर बहुत अध्ययन भी किया हूँ लघु कथाओं का। तो मुझे ऐसा लगा कि लघु कथाकार जो हिंदी के हैं वो किसी से कम नहीं है, किसी भी विधा के लेखक से कम नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे लोग अवगत नहीं है। जैसे बड़े बड़े जो अपने अहंकार में बैठे हुए आलोचक हैं कि हम बड़े आलोचक हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं और केवल हम बड़े बड़े कहानीकारों का ही नाम 10 और कवियों का लेकर के बस हमारा काम ख़त्म हो गया। वो लोग, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कुछ ऐसे लेखक दिल्ली और आसपास और गाँव में, केवल दिल्ली में नहीं गाँव में बैठे हुए हैं जो इतनी बढ़िया लघु कथा लिख रहे हैं कि बड़े बड़े आलोचकों का ध्यान ही उधर नहीं गया है। वो लोग नाम भी नहीं लेते हैं कि लघु कथा, पूछ दीजिए कि ये लघु कथाकार को जानते हैं तो लोग बताएंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम है। ये मैं जानता हूँ। क्यों? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि बैठ करके बड़े बड़े महलों में सिगार पीते हुए और वो लोग 5 सितारा होटल में रह के लेख और कविताएं, आलोचना लिख रहे हैं कि लघु कथाकार कौन है आपके बिल्डिंग के बगल में नहीं मालूम है। अशोक लव जी कहाँ रहते हैं नहीं मालूम है बहुतों को। तो ये सब चीज़ हमारे अंदर, ये लघु कथाकारों में इतनी ताकत हो गई है, आज इतनी क्षमता है कि अब उन्हें आलोचक खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे और मिल रहे हैं। तो मैं देख करके दंग हूँ। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत, मैंने अजीत गुप्ता की एक लघु कथा का मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। यदि समय ज़्यादा हो तो आप लोग मुझे सिग्नल दे देंगे। मुझे सर्वभाषा ट्रस्ट के कम से कम केशव मोहन पांडे जी हैं, ज़रूर मुझे भाई आप दे देंगे सिग्नल, और मैं सिग्नल के पहले ही मैं छोड़ूंगा ज़रूर। मुझे ये है, देखिए एक कथा है अजीत गुप्ता जी का। अजीत गुप्ता जी दिखाते हैं कि मोहन काका नाम के एक व्यक्ति हैं एक परिवार में। मोहन काका जो हैं अच्छे खासे परिवार के हैं, नौकरी छुट्टी है, घर में है, पेंशन मिल रहा है, बच्चे, बीवी, पतोहू सभी बहू सर्विस कर रहे हैं, परिवार बढ़िया है।
लेकिन वो जाते हैं और जा कर के गंदी बस्ती में एक नाला के किनारे बैठ जाते हैं। गंदी बस्ती में जाते हैं और एक गंदा नाला बह रहा है, नाला के किनारे एक घर है, उसी घर के पास वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं और घर के भीतर से औरतों के झगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। नाला में सूअर जो है, वो गंदे नाले में सूअर लौट रहे हैं और उस बदबूदार गंदगी के पास वो बैठे हुए हैं। तो उन्हीं के बगल का एक लड़का साइकिल से जाता है, साइकिल चलाते हुए, और देखता है कि अरे काका बैठे हुए हैं, मोहन काका तो गंदगी में बैठे हुए हैं। पूछता है लड़का, काका इतनी गंदगी में बैठे हुए हैं, आपके सामने नाला में सूअर लौट रहा है, घर के झगड़ालू औरतें झगड़ा कर रही है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इतने बड़े आदमी होकर के आप इस गंदी बस्ती में। तो काका कहते हैं कि बेटा मैं इस गंदी बस्ती में आया हूँ, उस एक पंक्ति को मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। लड़का कहता है, क्या पागल हो गए हैं कि इस गंदी बस्ती में बैठे हुए हैं, इस नाले गंदे नाले के किनारे बैठे हुए हैं। काका कहते हैं कि नहीं रे, वापस अपनी कोठी में, कोठी जाने पर मुझे, वापस अपनी कोठी मैंने अपने घर में जाऊंगा तो जाने पर मुझे वहाँ का नरक भी अच्छा लगने लगे, वहाँ का नरक मुझे अच्छा लगने लगे, इसीलिए यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, इस गंदी बस्ती में आया। मतलब देखिए कहानी का अंत, कि इस नरक से, ये नरक नुमा जो बस्ती है, इस बस्ती से मैं जाऊं तो मेरा घर भी नरक है। भले वहाँ बहुत पढ़े लिखे, बहुत कमाने वाले अच्छे लोग हैं, बिल्डिंग है, बहू है, बेटे हैं, सब है, लेकिन मेरा घर भी नरक है। तो मैं यहाँ में इसलिए आया हूँ कि यहाँ से जाऊँ तो मुझे लगे कि मैं नरक में हूँ, लेकिन अच्छे नरक में हूँ। मैं नरक में हूँ लेकिन अच्छे नरक में हूँ। चलो एक वैसा नरक है जहाँ में घर के किनारे नाले, गंदे नाले में सूअर जो है लौट रहा है, औरतें झगड़ा कर रही है, बाल्टी से एक दूसरे को पीट रही है, लड़के गाली दे रहे हैं। तो मैं जब अपने घर में जाऊं तो ये संतोष लूं कम से कम कि हे भगवान, मुझे भी तो नरक में रखा है, लेकिन कम से कम उस नरक में तो नहीं रखा है जहाँ से बदबू आ रही है, जहाँ सांस लेना ही मुश्किल है। तो देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर को नरक कह रहा है, अपने घर को नरक कह रहा है। हमारा परिवार कहाँ चला गया, हमारे आदर्श कहाँ चले गए। और ये कोई कहानी नहीं, ये नहीं कि मैं लघु कथा सुना रहा हूँ, कोई कथा वथा नहीं है ये। मैं फिर एक बार भोजपुरी बात दोहरा रहा हूँ, कथा गइल वन में, सोचो अपना मन में। कथा वन में जाने दीजिए, कथा का कोई महत्व नहीं है, कथा वन में जाने दीजिए भाई। कथा तो एक सिंबल है हमारा। किसी भी कथा का अर्थ अभिधा में नहीं होता है, हमेशा लक्षणा होता है। यदि अभिधा में कोई कथाकार लिख रहा है तो कथा नहीं है, वो मैच्योर्ड नहीं हुआ है, उसमें परिपक्वता नहीं आई है। जो एक कहानी को प्रस्तुत कर, जिसका मतलब है खाली कहानी कहना, वो नहीं है। कहानी के माध्यम से उसका एंगल दूसरा है, वो तीर दूसरे जगह चला रहा है, हमें उस तीर को पकड़ना है, वो तीर हमें बेध रहा है कि नहीं ये देखना है। तो सचमुच यदि वो तीर बेध रहा है तभी हम बढ़िया से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इस कथा में कथाकार जो है सफल है। हमें उस मर्म तक पहुंचना है। हमें एक चीज़, मैं एक कथा का मैं केवल जिक्र करूंगा, इसके बाद मैं कुछ दूसरी बातें कहूंगा। एक कथा है 100 आहुति, अशोक लव जी की कथा है। इसका मैं 100 आहुति आज के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया कहानी है। आज की लिखी हुई कोरोना संकट की कहानी है ये। कोरोना की संकट, कोरोना का जो संकट है
उस संकट से हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कहानियां पैदा हो रही है। कहानी का अंत नहीं है, चरित्र का अंत नहीं है, संवाद का अंत नहीं है, अनंत है। और उसी अनंत में से एक छोटी सी कहानी अशोक लव जी की हमें मिली है। वो कहानी में यही दिखा रहा है कि एक पति है, सब्जी जा रहा है लाने के लिए, लेकिन पत्नी जाने नहीं देती है। क्योंकि पत्नी के है कि जिसको डायबिटीज़ है, जिसको दूसरी बीमारियां हैं भाई, उसका इम्यून पावर कमज़ोर है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमज़ोर है। रोज़ रोज़ टीवी पर दे रहा है, घर की औरतें सुन रही है, तो प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है कि तो आप मत जाइए सब्जी लाने के लिए, मैं जाऊंगी। पत्नी कह रही कि मैं जाऊंगी। एक पड़ोसी है माधवी, वो कहती है कि अरे तुम जाएगी तो क्या तुझे बीमारी नहीं पकड़ सकती है? जब उनको पकड़ेगी तुम्हें पकड़ सकती है। तो कहती है अपने पत्नी की जो अंतर वेदना है, जो दुख है, जो डर है, और मन में को जो आतंक जकड़ रखा है, वो आतंक झूठा नहीं है, सचमुच का आतंक है। और ये आतंक ये है कि वो जाएंगे और उनको यदि कुछ हो जाएगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? परिवार को कौन संभालेगा? परिवार का जो मेरुदंड है वह कम से कम इस बीमारी की चपेट में ना आए। ये एक स्त्री की सोच है, और स्त्री वो झोले लेकर के आगे बढ़ती है सब्जी लाने के लिए। अब देखिए, इस कहानी में कोरोना का संकट तो अभिव्यक्त हुआ है, ये बात सही है, ये सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो बहुत अजूबी हो। लेकिन अजूबी बात क्या है? अजूबी बात यह है कि हमारे यहाँ की जो स्त्री है वह वास्तव में उसके अंदर जो संवेदन है, जो मर्म है, जो परिवार के प्रति प्यार है, वो कितनी गहराई तक समाया हुआ है, कितनी गहराई तक समाया हुआ है। वो अपने जान को कुछ नहीं समझ रही है, लेकिन परिवार हमारा बच जाए, अपने जान को नहीं। और जानते कि मैं यदि नहीं रहूँगा, मेरा पति भी रहे तो घर संभाल लेगा, लेकिन मैं यदि पति नहीं रहे और मैं रहूँ तो मेरा घर नहीं, मेरा परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा। जिसकी कल्पना से हम आज डर रहे हैं, जिसकी कल्पना से ही हम बिखर रहे हैं, कल्पना से ही बिखर जाते हैं, कल्पना से ही टूट जाते हैं। तो ये जो समाज की सच्चाई है, वह सच्चाई विविध रूपों में प्रकट हुई है। देखिए मित्रों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत बातें हमने की, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको और भी उद्घाटित किया जा सकता है और भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कहानीकार हैं जिनके नाम ही मैं ले सकता हूं, क्योंकि सब कहानियों की व्याख्या करना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी जी की कुछ लघु कथाएँ हैं, सहानुभूति, कोशिश, उड़ान, काला चेहरा। मधु त्यागी की लघु कथाएँ हैं, अच्छाई का फल, परवरिश। विभा रानी श्रीवास्तव की लघु कथाएँ हैं जो बहुत ही मार्मिक है, गिरगिट, सुकून और मोक्ष। और भी बहुत सारी लघु कथाएँ हैं, मैं सबका विश्लेषण तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मैं आप सबको बधाई देते हुए, शायद समय ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं ले ही लिया हूँ क्योंकि बहुत देर से मैं आया और यहाँ अभी 8:30 से भी ज़्यादा हो चुका है समय। एक बात मैं कहना चाहूँगा, खासकर अशोक लव जी हैं, विजय प्रकाश भारद्वाज कवि जी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं पटल पर, और भी आप सभी हैं। आप एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस लघु कथा के आयाम को हम लोग विस्तृत करें, और लघु कथा किताबों में ही सिमट कर न रह जाए, आलोचकों में ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि इसे हम समाज में जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम बनाए।
ये सशक्त माध्यम हो कि समाज में जागरूकता है। और इसके लिए हमें अभी तो बहुत बढ़िया है कि मोबाइल में ये सुविधाएं हैं, हम लोग गांव को जोड़ सकते हैं, गांव को जोड़ सकते हैं। हम ऐसा मंच तो बनाई है सर्वभाषा ट्रस्ट, और सर्वभाषा ट्रस्ट के सहारे हम लोग गाँवों में इसकी शाखाएं स्थापित करें और वहाँ में अपनी रचनाओं को हम लोग प्रेषित करें और वहाँ में वाचनालय बनाएं। ये बहुत आसान काम है, बहुत कठिन काम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद किया भी हूँ और कर सकता हूँ। वहाँ स्कूल जो है वहाँ के शिक्षक के द्वारा हम वाचनालय बनाएं और उस वाचनालय में हम शाम को संगोष्ठी में एक आदमी पढ़ेगा और वो और लोग सुनेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और इस तरह हमारे अंदर जो आत्मीयता है उसका विकास हो सकेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल की जो कहानियाँ हैं, आप उदय प्रकाश जी की और भी बड़े बड़े जो कहानीकार बड़े बड़े कहे जाते हैं उनकी कहानियों को पढ़िए, आप मतलब शायद आधी कहानी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी ज़्यादा माने दार्शनिकता, इतनी जटिलता भर दी गई है, इतने माने ऊंचे परिवार की बात वहाँ में है जहाँ में सर्वसाधारण की कल्पना नहीं पहुँच सकती है। बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ हैं, वो हमारे दिल को नहीं छू रही है। वो गांव में जाकर के सुनाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो हम जो लोक कथाओं की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इस लोकप्रियता का हम सहारा लें, इस लोकप्रियता का हम लाभ उठाएं, हम समाज में जाएं। और जैसे कविता है, आजकल की जो कविताएं, बहुत ऐसी कविताएं हैं जो छायावाद के बाद या छायावाद युग में ही शुरू हो गई थी, कविताओं की जटिलता, और बाद में प्रयोगवाद में, प्रतीकवाद कहिए या प्रयोगवाद कहिए या प्रगतिवाद, इनमें कविताएं जटिल होती चली गई और वो लोगों से दूर होती चली गई। अब आजकल मंचीय कवि जो हैं उनकी बहुत लोग आलोचना करते हैं कि ये मंची कवि है, हास्य कवि है। मंचीय कवि समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम आज के समय में, आज चाहे जितने उसको गाली दीजिए, आलोचना कर लीजिए, लेकिन मंचीय कवि हैं जो मंच के द्वारा दूर दराज गाँव में जाकर के लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और कविता क्या चीज़ है समझा रहे हैं। अब कमी यह है कि वो इतना ज़्यादा मनोरंजन कर देते हैं कि मनोरंजन में उनकी असली बात दब जाती है और उससे कोई संदेश नहीं मिल पाता है, कोई मैसेज नहीं मिल पाता है समाज के लोगों को। लेकिन उनमें मैसेज जरूर होता है, मैसेज है, संदेश है, लेकिन वो संदेश इतना हावी है, मनोरंजन इतना हावी हो जाता है संदेश पर कि संदेश दब जाता है, मनोरंजन ऊंचा उठ जाता है, लोग हंसने हंसाने की चीज़ मान लेते हैं। हम लोग लघु कथा के माध्यम से हंसने हंसाने की चीज़ न माने, बल्कि लघु कथा सर्वभाषा ट्रस्ट जो यह बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा है, पत्रिका निकल रही है, वो भी सभी भाषाओं की, सभी भाषाओं के अनुवाद आ रहे हैं, 22-24 भाषाओं के अनुवाद आ रहे हैं। कल इससे भी ज़्यादा भाषाओं के अनुवाद आ जाएंगे, पत्रिका और मोटी होगी और उस पत्रिका को हम गांव-गांव में पहुंचा करके, अभी भी तो बहुत सारे एजेंट हो, बहुत कम समय में ये संस्था बहुत दूर तक चली गई। मैं सोचता हूं कि अरे भाई, इस व्यक्ति से तो मेरा परिचय है, ये सर्वभाषा ट्रस्ट कहाँ से पहुंच गया वहाँ में, मतलब मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसके आगे सर्वभाषा ट्रस्ट पहुँच चुका है। तो और भी हैं, और हमारे द्विवेदी जी जो हैं वो एक संस्था चला रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, और भी दिल्ली से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सब लोग जुटे हुए हैं अपने अपने स्तर से। मेरी ओर से जो सहायता मिल सके, मैं तो ऐसा कुछ सहयोग करने वाला व्यक्ति शायद नहीं हूँ, फिर भी पूर्वोत्तर में दिलीप पांडे हैं, दिलीप पांडे भी हैं, पैनाली भी लिखते हैं, तो दिलीप जी भी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं यहाँ में। माया चौबे हैं, एक और डिब्रूगढ़ में वो पांडे जी हैं, थोड़ा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत बढ़िया कविताएं बनाते हैं, लिखते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा और मैं चाहता हूँ कि भाई इसी तरह से सहयोग बना रहे, इस तरह से हम लोग जुड़ेंगे। हमारा जो एक प्रश्न एक बंधु ने किया था कि भाई इसका अंत कैसे करें,
और यहाँ में लिखा हुआ है कि सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वभाषा ट्रस्ट को। एक प्रश्न था आया हुआ कि भाई अंत कैसे करें, मैं इसके बारे में 2 शब्द बोल रहा हूँ। देखिए, लघु कथा और कथा कहानी कोई अंतर नहीं है, केवल इसमें साइज का अंतर है, बड़े और छोटे। लघु इसका नाम ही है तो लघु है ही, लेकिन विचार लघु नहीं है, चिंतन लघु नहीं है, खाली साइज लघु है, छोटे आकार की है ये कथा, उद्देश्य छोटा नहीं है। जैसे अब देखिए, कहानी और कथा और लघु कथा में क्या अंतर है। कथा और लघु कथा में वही अंतर है कि एक लंबा आदमी है, वो कौन जो रेसलर है, क्या नाम है, कौन, खली को तो देखे होंगे। एक खली है, 12 फुट का आदमी, 10 फुट का आदमी, अमिताभ बच्चन है और वो खली है, वैसे लंबे लोग हैं। और एक छोटा 4 फुट का आदमी है, 5 फुट का आदमी है, छोटा है। तो वही अंतर कथा और लघु कथा में है, एक आदमी लंबा है, एक छोटा है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो लंबी छोटी नहीं है, आत्मा एक ही है। खली में जो आत्मा है वही 4 फुट के एक आदमी में भी वही आत्मा है, सेम। तो वही आत्मा लघु कथा में है, जो आत्मा कथा में है, जो 12 पेज की कहानी में है, 18 पेज की कहानी में है, 50 पेज की कहानी में है, लेकिन उसको कौन पढ़ेगा, इतना ज़्यादा उबाऊ लोग बना देते हैं। तो लघु कथा में आत्मा वही है। अब इसका जब लघु है, छोटा है, तो सब तरह से आपको छोटा करना पड़ेगा। आप 1 मिनट 2 मिनट में और समय लेता हूँ। आप देखे होंगे, आप गांव में एक सर्कस आता था पहले। सर्कस में एक रिंग होता था, गोल, और चारों तरफ से उसमें कपड़ा लपेट करके किरासन तेल गिरा के जला दिया जाता था। और रिंग ऐसे कोई पकड़ता था, किसी चीज़ के सहारे, कोई स्टिक के सहारे पकड़ता था, और एक नट आता था जो वो रिंग के भीतर से पार हो जाता था। रिंग के भीतर से पार हो जाना ही लघु कथा लिखना है। अपने शरीर को इतना समेट लेता था कि रिंग के भीतर से पार हो रहा है, जिस रिंग में आग जल रही है चारों तरफ से। ये है लघु कथा। इसलिए लघु कथा में जोखिम है, आपको जलते हुए रिंग के भीतर से गुजरना है, आपको अपने शरीर को सिमटना है, अपने विचारों को समेटना है, अपने चिंतन को समेटना है, उसे होम्योपैथिक ड्रॉप बना देना है, होम्योपैथिक दवा बना देना है। 1 बूंद, 1 लाख पावर का 1 बूंद है, आज खाइए और 1 महीना दिन के बाद खाइए, रोज रोज खाने की जरूरत नहीं है। तो होम्योपैथी का एक ड्रॉप है, 1 बूंद है, और ये ड्रॉप और बूंद आप खा करके कथा के माध्यम से, कथा का अंत वैसे ही कीजिए। कथा का अंत बहुत लंबी चौड़ी कथा लेकर के नहीं, उसमें वातावरण का निर्माण नहीं करना है। जैसे ईदगाह कहानी है, तो ईदगाह कहानी में रमज़ान का महीना आया, 30 दिनों के बाद ईद आई है, और सब घुमाते घुमाते कहानी अंत में जाती है चिमटा पर, कि हमीद जो है एक चिमटा खरीदता है। उतना गरीब लड़का, अमीना जो है 3 पैसे जुगाड़ करके दी है उसको, उसकी दादी। बहुत ही मार्मिक कहानी अंत में आती है। तो वो वातावरण हमें नहीं दिखाना है, हमें अमीना का दर्द दिखाना है, हमें हमीद की चेतना दिखानी है। और वो चेतना कहाँ से पैदा होती है? गरीबी से पैदा होती है। कोई अमीर लड़का होता तो चिमटा नहीं खरीदता, वो गरीब लड़का खुद ब खुद ज्ञानी हो गया है। समय परिस्थिति देख करके, परिवार की जड़ता, परिवार की जो भीषण गरीबी है, जो अभाव है, उस अभाव से हमीद का स्वभाव बदल जाता है। और उसका स्वभाव ऐसा बदल जाता है कि वो चिमटा खरीदता है, मिठाइयाँ नहीं खरीदता, खिलौने नहीं खरीदता। लड़के उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन सब चिढ़ाने के बावजूद भी वो खरीदता है, तो चिमटा खरीदता है, कहता है। और चिमटा खरीदता है तो तभी उसके अंदर आत्मबल है। वो कहता है कि मैं 1 चिमटे से मारूंगा तो तुम्हारा मिट्टी का जो खिलौना है, जो सिपाही है, वकील है, वो चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरे चिमटे में इतनी ताकत है। तो आप जब लघु कथा लिख रहे हैं तो आपका जो पात्र है
उसके अंदर आत्मसम्मान, गर्व, उदात्त दृष्टि भर दीजिए। वो हामिद बन जाए कि चिमटा भी खरीदा है तो गरज करके कहता है कि मैं चिमटा खरीदा हूँ, लेकिन ये चिमटे से तुम्हारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा पात्र हमें बनाना है, ऐसा मजबूत पात्र जो समाज को आईना दिखा सके, समाज को ललकार सके वहाँ में जहाँ में अत्याचार हो रहा है। ये पात्र लेकर के हम गांव में जाएंगे और हमारा गांव का पात्र भी उसमें रहेगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, इतनी बातें आपने सुनी, इतना समय दिया, तो इसके लिए धैर्य, सहनशीलता, संवेदनशीलता, सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम। और फिर समय मिले, बहुत आप लोगों का समय लिया, उस समय लिंक नहीं जुड़ रहा था और भाई केशव मोहन पांडे जी ने बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन फिर भी ये हमारे दिलीप पांडे जी ने कुछ तरकीब सुझाई और उससे ये लिंक जुड़ गया। पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबों का। कुछ यदि प्रश्न हो, कोई बात भी छूटी हो तो बोलेंगे आप लोग। बहुत ही आप सबों का बहुत बहुत मैं भी आभारी हूँ। सर्वभाषा ट्रस्ट ऐसे ही सबको संजीवनी पिलाती रहे। सब लोग प्रणाम, और सब लोग इसी तरह से मैं खुद आगे बढ़ूँगा। मुझे लघु कथा के प्रति, मैं वास्तव में आलोचना लिखता हूँ, आलोचना कर्म है, लेकिन अब मैंने प्रण किया है कि लघु कथा पर ही आलोचना पुस्तक तैयार करूँगा। मैं यहाँ से इस मन से संदेश दे रहा हूँ कि लघु कथा पर आलोचना मैं ही तैयार करूँगा। भगवान का शुक्र रहे, भगवान हमें ताकत दे, बुद्धि दे, विवेक दे कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।